दर्शकों आदाब। हरियाली और स्वच्छता पर आधारित इस पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत। आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट के हर एपिसोड में हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, स्वच्छता की, हरियाली की और वाटर बॉडीज के कंजर्वेशन की। आज हम डल लेक के किनारे पर हैं। जी हाँ, मेरे दाएं जान को देख रहे हैं, फेमस डल लेक है, जिसके लिए न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं यहाँ कुछ वक्त बिताने के लिए और बहुत सारी खूबसूरत यादें यहाँ से बटोर के लेके जाते हैं। आज इसी डल लेक की कंजर्वेशन पर बात होगी और इस पर बात करने के लिए हम आप पहुंचे हैं जनाब मोहम्मद शाहिद सलीम डार साहब, जो कि 2004 बैच के केएएस ऑफिसर हैं, वीसी एलसीएम यानी लेक्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं। उनके ऑफिस आए हैं और आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस लेक की कंजर्वेशन चल रही है, साफ सफाई पर क्या कुछ हो रहा है और कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं इस लेक को आगे वाली नस्लों के लिए बचाए रखने के लिए। शाहिद साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया तबरेज़ साहब। शाहिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डल लेक न सिर्फ मुल्क की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग इसके लिए आते हैं। बिल्कुल। कैसे इस पे काम हो रहा है, कंजर्वेशन पे क्या काम हो रहा है, किस तरह से इसकी साफ सफाई को आप देख रहे हैं, एनक्रोचमेंट्स पर क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सर वाटर लॉरेंस का जम्मू एंड कश्मीर का सेटलमेंट था, उसमें बताया गया था कि डल लेक का जो वाटर सरफेस एरिया है इज़ अराउंड 20 स्क्वायर किलोमीटर्स। और आज जो हमने इसको चेक किया है अराउंड 2-3 ईयर्स बैक, वो वाटर सरफेस एरिया उस ही स्केल पे है। प्लस जो उन्होंने बताया था कि 25 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका जो है एक्चुअल एरिया है विद ऑल हैबिटेशंस, जो इसके अंदर है 58 हैबिटेशंस, वो 25 स्क्वायर किलोमीटर्स है, आज भी वही है। जी। सबसे बड़ी बात ये रही कि 2002 में ये कस्टोडिया लेक बन जाती है एक पीआईएल में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टार्टेड मॉनिटरिंग दिस लेक। इसकी सारी एक्टिविटीज़, इस पे कुछ स्पेशल कमिटीज़ भी बनाई, इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स भी आई, किस तरह से क्या किया जाए। डल डवेलर्स का रिहेबिलिटेशन का सोचा गया, हाउस बोट्स की शिफ्टिंग का सोचा गया, फिर यहाँ पे एसटीपीज़ का सोचा गया, बायोडाइजेस्टर्स लगाए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव बीन डन। और उस वजह से आप देख रहे हो कि वाटर सरफेस एरिया वही है जो आज से पहले 100 साल था। जी। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक अलार्म सा क्रिएट किया जा रहा है, डल खत्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यस, काम बहुत हुआ है, उस वजह से ये रुका हुआ है। अगर इसको छोड़ दिया जाता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या इस तरह से डिफरेंट कमिटीज़ नहीं रहती, तो मुमकिन है किसी एरिया में कुछ हुआ होता। आपने या शाही बाग वगैरह का एरिया देखो, या फिशरमैन्स कॉलोनी 2002 के बाद ही इनको शिफ्ट किया गया, इनको पीछे लिया गया। और पहले से 1986 से ही यहाँ पर काफ़ी रिहेबिलिटेशन हुई हैं। जो डल डवेलर्स, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, उनको डिफरेंट कॉलोनीज़ में शिफ्ट किया गया और लास्टली रखे अर्थ का चल रहा था। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि काफ़ी काम हुआ है, चाहे वो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, चाहे अब हम जो इन सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जो डल इज़ नॉट ए लेक, इट्स एन इकोसिस्टम, जिसमें ऑलरेडी 58 हैमलेट्स थे, यहाँ पे आबादी थी। वो इसी डल का पानी यूज़ करके अपना कमर्शियल एक्टिविटी करते थे। वो जब नाव चलाते थे तो इस डल में एरेशन होती थी। उनके उस नाव चलाने से यहाँ पे वाटर चैनल्स वो कंटिन्यूस रहती थी, क्योंकि वाटरवेज थे वो, इनलैंड वाटरवेज। तो ये एक सारा एक सिस्टम चलता रहा है उन लोगों की वजह से जो इसमें रहते थे। नाउ इट इज़ ए न्यू थॉट प्रोसेस दैट वी गो फॉर इन सिटू कंजर्वेशन। जो यहाँ पे ऑलरेडी हैमलेट्स हैं, उनको उसी तरह कंजर्व किया जाए, उनके लिए एसटीपीज़ बनाए बनाए जाएँ, उन एरियाज़ को ईयर मार्क किया जाए, वहाँ पे मतलब जो सस्टेनेबल बाउंड्रीज़ क्रिएट किए जाएँ, जिसमें वुडन लॉग्स लगाए जाएँगे ताकि फर्दर एनक्रोचमेंट नहीं हो। ये सब कुछ हो रहा है और उस वजह से आप देख रहे हो कि कितना इसका स्पान है और टूरिस्ट कितने आ रहे थे, कितना एन्जॉय कर रहे थे। जी सर, लोगों का एक आम कहना है कि पानी डल का जो है अब ये उस लेवल का नहीं रहा, वो साफ नहीं रहा, गंदा हो चुका है। ये क्या वजह है और इसको साफ रखने में एलसीए में क्या कर। देखिए, मैं बताऊँगा, डल जो है ये एक टिपिकल लेक नहीं है, जैसे अल्पाइन लेक्स होती हैं, या आप मानसबल देखोगे कि जिसमें मतलब इनलेट आउटलेट एक एक दिस टाइप ऑफ ए बेसिन आल्सो। मतलब यहाँ से पानी निकल के झेलम में जा रहा है, यहाँ तेलबल नाला से कंटिन्यूअसली आ रहा है, इट बिकम्स ए बेसिन। और कभी कभी ऐसा होगा कि अगर झेलम का वाटर लेवल ऊपर होगा तो वो पानी हम अंदर भी ला सकते, आ जाता है। फिर हम इसको, ये जो हमारा पखरपुरा का आउटलेट है, वहाँ से इसको निकाल के आगे ये चला जाएगा। इट हैज़ डिफरेंट चैनल्स टू मैनेज द वाटर।
इसके डिफरेंट लेवल्स हैं जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, 9.5 फुट, 10 फुट, इस तरह से इसका मैनेजमेंट चल रहा है। इट्स सॉर्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट ऑफ ए बॉडी, जहाँ पे तेलबल साइड से या डिफरेंट स्ट्रीम से पानी आ रहा है और दूसरी साइड से जहलम है और वहाँ से पानी वो जा रहा है। आप कंटिन्यूसली देखोगे जो हमारा ये सुनटकल वगैरह है या नालेमार, ये नाले आमिर खान नालेमार तो अब रहा नहीं, बिकॉज दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन रोड, जो एक डिज़ास्टर ही है इस लेक के लिए, इसके वाटर चैनल्स के लिए। नाले आमिर खान है या गौकदल से ये पानी जहलम में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जहलम का लेवल नीचे नीचे आता है और हमारा पानी वाटर मैनेज हो जाता है। और तो इसमें क्या हुआ, ओवर द ईयर्स जो इसकी वाटर चैनल्स थी उनको चोक किया गया, एंड फॉर दैट पब्लिक इज इन रिस्पॉन्सिबल, LCMA इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये मैं सीधा कहूँगा कि LCMA मे बी बिकॉज ऑफ इनकेपेसिटीज, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, या यहाँ के जो हालात रहे, हालात भी इस किस्म के रहते थे कि हड़तालें वगैरह होती थी, तो उस वक्त लोगों ने फ़ायदा उठाया, उन चैनल्स पे ब्रिजेस बनाए, उनको ब्लॉक कर दिया। जब आप इस वाटर बेसिन के इन चैनल्स को, जो इसकी आर्टरीज और वेन्स हैं, बिल्कुल, जब ह्यूमन बॉडी में आप यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक कर दो, यहाँ वेन ब्लॉक कर दो, यहाँ वेन ब्लॉक कर दो, तो होना क्या है, विल डाई, बिल्कुल उसने मरना है। तो सेम हैपेंड विद दिस डल लेक, कि वो इसका जो फ्लो था, जो इसको बैक वाटर था, जो इसको इधर जाना था उधर जाना था, जो अंडर करंट था, हमने उसको स्टॉप कर लिया। तो इसका एक तो वो रीज़न, दूसरा ये रीज़न रहा कि STPs जितनी रिक्वायर्ड थे उतने नहीं हैं, जिस स्टैंडर्ड के होने चाहिए थे उतने नहीं थे। नाउ एवरीथिंग इज बीन ऑगमेंटेड। तेलबल पे 30 mld का STP जो आ रहा है, UED बना रहा है 310 करोड़ का ऑलमोस्ट। वंस दैट कम्स, तो हमारा जो वाटर, ट्रीटेड वाटर जो इसमें जाएगा, वी विल बी हैविंग लाइफ फॉर द डल। या जो STP एग्जिस्टिंग है उनकी ऑगमेंटेशन पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं कि इसको किस तरह से हम ऑगमेंट करें। और जो ये 2005, 7, 10 में बना है, जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना है, इंजीनियर्स को ये डायरेक्ट किया गया है कि इसकी ऑगमेंटेशन पे सोचिए, इसको देखिए कि फर्दर इस वक्त टेक्नोलॉजिकली हम कितना एडवांस जा सकते हैं ताकि बहुत अच्छा पानी इसमें जाए। साइमल्टेनियसली पब्लिक अवेयरनेस, लोगों का ये है कि जो कुछ उनके घर में होता है वो डल में फेंका जाएगा या वाटर चैनल में इस तरह से फेंका जाएगा, ये समझा जाता है कि ये निभा लेगा। ये LCMA का काम है, वो उठा लेंगे, जस्ट पुट इन दैट। तो वो गलत है। मतलब उसके लिए तो मैं आप सोच रहा हूँ वी विल बी गोइंग फॉर इम्पोजिंग फाइन। हम फाइन करेंगे, CCTV कैमराज पे हम काम कर रहे हैं, हम इन चैनल्स पे CCTV कैमराज लगाएंगे ताकि जिस घर के सामने ये कचरा मिलेगा कि इस डल में जा रहा है, तो उनको फाइन किया जाए। साइमल्टेनियसली जो वाटर चैनल, जो सबसे पहले मैंने बताया, जिनको ब्लॉक किया गया है, वी विल बी रीओपनिंग ऑल। एक बार वो सारी खुल गई, मींस आपने एक इंसान की आर्टरीज और वेन्स को बिल्कुल खोल दिया फ्लो, और जो ही आपने उसको फ्लो दे दिया, ही वुड बी हेल्दी। और उसी तरह इस लेक पे हमने काम करना है, इसकी वाटर चैनल जो है सारी खुल जानी चाहिए ताकि ये पानी स्टैग्नेट नहीं रहे। आप उमूमन देखोगे, क्योंकि मैंने डल काफ़ी विजिट किया है, मुझे तकरीबन 1.5 महीना यहाँ हुआ, तो उमूमन देखोगे कि वाटर जो है उस जगह पे हमारा आपको थोड़ा सा शैबी लुक देगा जहाँ पे ये स्टैग्नेट, जहाँ ये रुक जाता है। और वहाँ पे रुकने की क्या वजह होती है कि क्या, क्योंकि हमने दूर इसको रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर ये वो जो दूर के रास्ते वो खुले होते, वहाँ से जब पानी जाएगा तो ये डेंस वाटर भी उस तरफ मूव करके निकल जाता, क्योंकि इसमें परमानेंटली वाटर स्टोर नहीं रहता है, निकल जाता है। तो हम भी एज सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबल, LCMA इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, देयर इज ए सोल्यूशन। लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, आपकी कोऑपरेशन चाहिए, LCMA वुड स्टार्ट। और ऑलरेडी बहुत सारी चैनल्स को खोला गया है, फर्दर इट विल कंटिन्यू, ड्रेजिंग होगी, चैनल्स को खोला जाएगा और इंशाल्लाह आप देखोगे इट वुड बी एट इट्स जोबन पे फिर से, बिल्कुल उस जोबन पे होगी। आपने जो बात की कि चैनल्स को खोला जाएगा, कब तक उम्मीद लगा सकते हैं सारी चैनल्स की खुल जाएंगी ताकि इस डल लेक को सांस लेने का फिर से मौका मिले? देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा है। मतलब जो मैंने पीछे भी देखा कि ड्रेजिंग हुई, चैनल्स को ओपन किया गया, अब छोटी छोटी चैनल्स बचती हैं जिसके लिए हमें छोटी छोटे ड्रेजर्स, वो मशीन्स, उनकी प्रोक्योरमेंट कर रही। इट वुड बी 1 year और सो इट वुड गेट रिवाइव्ड। उन चैनल्स को जो ही, या जहाँ पे क्या किया गया है कि छोटे छोटे ब्रिजेस ऊपर से बनाए हैं, इवन सम डिपार्टमेंट्स हैव क्रिएटेड। मतलब ये नहीं देखा गया इसके नीचे ये रास्ता बंद होगा, क्योंकि फॉर डल बेसिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वाटर चैनल में हमारी मशीन भी गुजरनी चाहिए। अगर हम कोई
फुटपाथ दे रहे हैं वो उस हाइट का होना चाहिए कि हमारी मशीन नीचे से गुजरे। तो उन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो और इंशाल्लाह इस पे जो ही काम होगा तो आप देखोगे कि एक चेंज आएगी डाल के वाटर्स में। और दूसरा ये आप देखोगे कि यही डाल का वाटर्स इन विंटर्स इट वुड बी काम। आप देखोगे क्लियर वाटर होगा। तो सर्दियों में ये क्वेश्चन कभी नहीं उठता ना, आपको सर्दियों में कोई बोलेगा कि पानी खराब हो रहा है, हालांकि वही पॉपुलेशन चारों साइड से है। वाई इन समर्स? क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर्स गिव्स लाइफ टू एक्टिविटी इन द डाल। इसमें क्या होता है उस वक्त वीड बढ़ना भी शुरू हो जाता है एंड वीड इज वेरी नेसेसरी फॉर डाल। क्यों नेसेसरी है? इसमें जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वीड्स उनको खा लेते हैं। इस वक्त जो वीड बढ़ता है वो इस डल में जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं जगह जगह से, चाहे तेल बल नाला से या बाकी सोर्सेज से आ रहे हैं, ये वीड उनको खा रहा है और बाद में हम हार्वेस्टर्स लगा के उस वीड को निकाल लेते हैं। एंड इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वीड इज नॉट ए पोल्यूशन, इट इज फॉर लाइफ ऑफ द डल। यस, वीड इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इसकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाए, तो उसको हम मेंटेन करते हैं। तो उसी तरह से मैं जो आपको कंपैरिजन बता रहा था कि सर्दियों में ये बात नहीं होती, इट इज इन गर्मियों में होती है। तो इट इज ऑल्सो ए नेचुरल फिनोमेना कि गर्मियों में हम बिल्कुल कम कपड़े लगाएंगे और सर्दियों में हम जैकेट लगाएंगे। तो हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता यार आप अगर आपने जैकेट खरीदा था तो गर्मियों में भी लगाओ, नहीं। इज नेचुरल प्रोसेस। इस वक्त डाल में ये एक्टिविटी होगी, आपको लगेगा किसी वक्त किसी जगह पानी का कलर चेंज हो रहा है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस विच गोज ऑन। काफ़ी हैबिटेशंस इसमें है, फ्लोरा फाना है एंड इट्स ए नेचुरल एक्टिविटी विच गोज ऑन एंड इट गिव्स डिफरेंट शेप्स टू द डल। एक लेमैन बात करता है डल को लेकर तो वही कहता है कि अब इसका वीड इतना बढ़ गया है कि आने वाले वक्त में अब ये डल बस पानी तो खत्म हो जाएगा, वीड उगेगा, उसके बाद इसके प्लॉटिंग कर देंगे और इसकी अब जमीन बनेगी। तो इसके बारे में कुछ बताइए, एक लेमैन के लिए बताइए कि क्या है ये। दिस इज प्लांटेशन, एक्वेटिक प्लांट्स, दिस इज एक्वेटिक लाइफ। कल को क्या हम ये बता सकते हैं कि इसमें मछलियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि पानी खत्म हो जाएगा? नो, बिल्कुल सही। इकोलॉजिकल बैलेंस है ये, पूरा एक नेचर का बैलेंस है। किस तरह से इस पानी में वीड होगा, किस तरह से इसमें एक्वेटिक लाइफ होगी, किस तरह से वीड इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा सारा ट्रीटेड पानी चाहे ट्रीटेड भी हो, स्टिल इट हैज़ न्यूट्रिएंट्स और वो वीड उस न्यूट्रिएंट को लेगा। जो ही आप देखोगे पेरिफ्रीज में जहाँ पे इसमें पानी जाएगा, आप देखोगे वहाँ पे वाटर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। जब आप डीप इनसाइड डाल जाओगे आप देखोगे वाटर क्वालिटी पे बहुत अच्छी है। वहाँ पे अच्छी क्यों है? यहाँ ड्यू वी हैव अंडर करंट्स आल्सो। एक तो मैंने चैनल्स की बात की, दूसरा ये बता रहा हूँ कि जो साइड्स पे यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। वीड हालांकि खा भी रहा है लेकिन उतना नहीं खा पा रहा है। तो वीड इज नॉट ए डेटरेंस फॉर द डल। वीड इसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। अलबत्ता इसको हम सिर्फ उस लेवल तक रखते हैं कि ताकि ये इसकी खूबसूरती खराब ना हो। इवन जो हमारा लिली प्लांट सरफेस पे आ रहे हैं, इट इज नॉट बैड फॉर, सर्दियों में तो वैसे ही खत्म हो जाता है। यू सी द नेचुरल प्रोसेस। ये गर्मियों में ऊपर आ जाएगा, सर्दियों में खत्म हो जाएगा। इट इज नॉर्मल, ये डल के लिए नॉर्मल है, बट वी आर मेंटेनिंग इट फॉर इट्स ब्यूटी। तो ऐसा नहीं है, इज ए नेचुरल प्रोसेस। इस पानी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये वीड खा लेता है, देन वी मैनेज द वीड। ये जो डिवीडिंग आप करवाते हैं इसका कोई शेड्यूल होता है, कब यस, डिवीडिंग वी हैव ए साइंटिफिक टीम जो हमारा अभी मई, जून, जुलाई और अगस्त, इसमें हम डिवीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आफ्टर सितंबर देयर इज़ नो नीड। उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं। जब वो बढ़ेगा ही नहीं तो डिवीडिंग किस चीज़ की करोगे? तो ये आप उमूमन देखोगे नाउ ऑनवर्ड्स वी वुड बी डिवीडिंग। जैसे अभी आप देखोगे कि लिली के जो लीफलेट्स वो आ रहे हैं इस सरफेस पे, आपको कहीं कहीं पे प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट है वो देखोगे कि सरफेस पे आ रहा है। जो ही ये एक उस लेवल पे आ जाता है कि जहाँ पर इसमें कटिंग की ज़रूरत होती है तो इसको कट किया जाता है। बट कोई ये बोले कि ऐसा कर दीजिए कि इसमें केमिकल डाल दीजिए कि वीड खत्म ही कर दीजिए, इन केस वी डू दैट वुड बी डिजास्टर फॉर द लेक। फिर तो इसमें न्यूट्रिएंट्स वहीं पे आ जाएंगे, सारा पानी तबाह हो जाएगा। सो वीड इज नेसेसरी फॉर लेक। वीड को फिर निकाल के हम ट्रीट भी करते हैं। यहाँ पे वी हैव नेफिड प्लांट, उसको एक बायो फर्टिलाइजर के तौर पे बनाया जा रहा है एंड वीड इज नेसेसरी फॉर द लेक। तो इसका मतलब वीड होने के साथ साथ फिर इस वीड में जो लाइफ है उसको आप जिंदा रखे हुए हैं। यस। और दूसरी चीज, जब आप इसको डिवीड करते हैं उसके बाद ये वीड
जाता है प्रोसेस के। यस, इस वीड से आप क्या करते हैं? इससे बायो फर्टिलाइजर बनता है, मतलब इट्स क्रश्ड देन इट इज प्रोसेस्ड बाय नेफेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमारा MOU है। वी हैव प्रोवाइडेड देम लैंड हियर एडजेसेंट है वो प्लांट, तो वहाँ पे उसको प्रोसेस करके फिर बाद में जब सुखा के उसको क्रश किया जाता है और ये यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, और दे आर सप्लाइंग, और इतना कॉस्टली भी नहीं है, ऑन सम नॉमिनल रेट्स पे वो बेचते हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और पहले जब ये वीड ऐसे ही निकाला जाता था उस वक्त तो यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो लोकल जो लोग थे उनके पास ज़मीनें काफ़ी थी, वो खुद उठा के ले जाते थे और अपने अपने उस एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ करते थे। तो अब वो इतना रहा नहीं है, बट ये जो प्रोसेस्ड है बैग्स में होता है, इट इज़ बीइंग परचेज्ड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट एंड टेकन टू देयर फील्ड्स। जो आबादी डल के किनारे रहती है, उनका जो घरों से पानी निकलता है, जो डल की तरफ आता था, क्या वो अभी भी आ रहा है या उसे आपने कोई देखिए, डाइवर्ट किया? इसमें STPs बने हुए हैं, जैसे हबक में है, लाम में है, यहाँ इस साइड से जो बाकी एरियाज़ हैं हमारे वेस्टर्न फोरशोर वाले एरियाज़ हैं, उन साइड से बने हुए हैं। तो और एक जो मैंने अभी बताया कि 30 MLD का डेलबल में बन रहा है, वंस दैट इज़ देयर, तो उसके बाद तो हमें मतलब ये दैट वुड बी ए रिलीफ फॉर अस कि हमें ये पता होगा कि जो टोटल 65 MLDs का हम कहते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ जो सीवरेज है जो आता है, जो इस कैचमेंट में बनता है, जी। क्योंकि 37 स्क्वायर किलोमीटर्स का कैचमेंट है, तो वो जो आता है तो फिर देन वी आर एट फुल कैपेसिटी ट्रीटिंग इट, बट दैट वुड नॉट बी द एंड। उसके बाद भी रिक्वायरमेंट करना। होगी, क्योंकि उमूमन जैसे हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, हम कहते हैं कि आज की पॉपुलेशन इतनी है एंड वी रिक्वायर दिस। नो, वी हैव टू प्लान इट फॉर पोस्टेरिटी। हमने ये देखना है कि 30 साल के बाद क्या होगा, होगा? True. 50 साल के बाद क्या होगा, तो हम पहले से तैयार रहें। तैयारी करते हैं। तो उस हिसाब से इट इज एन एंडिंग प्रोसेस, मतलब एक जगह एंड होगा जब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगा, जब कंस्ट्रक्शन नहीं हो किसी मकान की अलाउड एरिया में, बिकॉज डल हैज 2 एरियाज, वन इज द बफर 200 मीटर्स फ्रॉम द डल ग्रीन, जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ओनली एग्जिस्टिंग का रेनोवेशन होगा ऑन द प्लेन, या अलाउड एरिया जो 200 मीटर से बाहर है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा फर्दर, तो उसको भी देखना है कि हाउ मच वी आर गोइंग टू अलाउ। इस हिसाब से इट इज ये साइंटिफिक। तो इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए और देखा जाए कि किस तरह इसको एड्रेस किया जाए विद इन 200 मीटर्स, क्योंकि उन्होंने भी अलो किया है, बिकॉज आफ्टर असेसिंग द ग्रेविटी कि इतना पॉपुलेशन बढ़ा है, फुटफॉल बढ़ा है, रोड विड्थ कितना है, पार्किंग की रिक्वायरमेंट है, पार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने भी असेस करके ये बताया कि जस्ट रेनोवेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑन द एग्जिस्टिंग प्लिंथ दैट इज अलाउड। तो उस हिसाब से जो STPs की रिक्वायरमेंट है उसको भी असेस किया जा रहा है, एंड वी आर एवर रिक्वायर्ड। जैसे अभी मैंने आपको इन सिटू कंजर्वेशन का बताया, 2 STPs हमने उसमें प्रपोज किए हुए हैं जो अपने हैमलेट्स हैं, ताकि उनको कनेक्ट किया जाए, वहीं पे हो, वहीं पे वो ट्रीट हो, और वहाँ से वो डल में अगर आ भी जाता है दैट्स इट, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। दीज आर द चैलेंजेस विच वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू एड्रेस। LCMA पूरी तरह से काम कर रहा है डल की कंजर्वेशन को लेकर। पब्लिक से LCMA क्या चाहते हैं? देखिए, पब्लिक से तो मेरा यही है कि जब से मैं आया हूँ रोज़ मैं ये देखता हूँ आवर एनफोर्समेंट टीम गोज़ एंड स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है, चाहे उसने आधा बनाया हो, उसने प्लिंथ बनाया हो। मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ कि जिस वक्त हमें कहीं पे ज़मीन खरीदनी होती है, हम 10 बार कहते हैं कि यार देखो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर तो ऐसा है कि ये प्रिजम्पशन लेके मकान बनाना शुरू करते हैं कि शायद हम बच जाएं, हालांकि 99% इनको ये पता है कि ये टूट जाएगा, तो अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। ये कौन इनको सलाह दे रहा है कि आप इस तरह से कनेक्शन बना लीजिए, और फिर LCMA जाती है, थोड़ी सी वहाँ पे हुल्लड़बाजी होगी और उसके बाद डिमोलिशन हो जाएगा, एंड वी डोंट गिव एनी नोटिस। हम कोई नोटिस नहीं देते हैं विद इन 200 मीटर्स, उसमें हमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, जस्ट गो एंड डिस्ट्रॉय, डिमोलिश। तो और दूसरा यह है कि हमें इंफॉर्मेशन पूरी पहुंच जाती है, कहाँ पे लोग भी बता रहे हैं, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, एवरीबॉडी इज इन्फॉर्मिंग अस कि फलानी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फलानी जगह पे इलीगल वॉलिंग हो रही है, पहले ये टीन लगाएंगे या चादरें चढ़ाएंगे उसके पीछे। और अब तो हमें जहां पर भी हमें चादर या टीन दिखते हैं, मुझे भी शक हो जाता है कि यार इसके पीछे अब ये जो बुरका लगा है इसका मकसद है, कुछ है, ये ऐसे ही नहीं लगा है। तो हम उसी वक्त में भी वो लोकेशन उनको शेयर करता हूँ, और मैं खुद घूमता रहता हूँ इस पूरे एरिया में, और खुद घूम के मैं मॉनिटर करता रहता हूँ। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब ये अलाउड है नहीं तो क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। हाँ,
अगर किसी को रिपेयर रेनोवेशन का काम है, अप्लाई कर लीजिए यूपीपीएस, एलसीएमए का वेबसाइट है, यू अप्लाई ऑन दैट। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम एसेस करके आपको प्रॉपर परमिशन दे देंगे। क्यों? प्रॉपर परमिशन देके हमें भी असेसमेंट होती है कि हमारी आगे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन हम होने नहीं देंगे, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो हमारा कैचमेंट हो। जो भी कंस्ट्रक्शन होगी अलाउड एरिया में, आप हमारे लीगल उस पे आ जाइए, जो हमारा ऑनलाइन बिल्डिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उस पे आ जाइए, अप्लाई कीजिए, हमारा बोका है, वी विल बी सेंडिंग इट, वो खुद ही जाएगा ऑनलाइन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वहाँ से एनओसी आएगा। अगर आपका जायज़ है तो आपको हम हेल्प करेंगे। वी ऑलरेडी डिड वन बोका, जो भी क्लियर थे केसेस हमने अलो किए, लेकिन इलीगल होने नहीं दिया जाएगा। सेम इज द क्वेश्चन विद रखे अर्थ। वहाँ पे भी आप देखोगे कि वहाँ पे लोगों ने इलीगल प्लॉट सीधा ही मले हुए, मतलब एक हो गया ना, किसी को अलॉट किया था, उसने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो भी गलत है। लेकिन वहां पे मेरी जो रिपोर्ट्स हैं, वहां पे सीधा ही नाजायज कब्जे किए गए हैं, नंबर एक। दूसरा ये है कि फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए, जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट देखा कि अलॉटमेंट लेटर ऐसा होता है, वैसा ही अलॉटमेंट लेटर बना दिया, वैसा ही साइन कर लिया, एंड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग। आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। अब हम उसको एसेस कर रहे हैं, और जो भी वो इलीगल होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, जो उसमें बैठा है, और उनको हम गिरा भी देंगे, क्योंकि इलीगल इस तरह से नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। 7 मरले का प्लाट वहाँ 40 लाख का है, और वो उड़ा रहे हैं आपस में, जो भी वहाँ पे मिडलमैन बने हुए हैं। हमने ऑलरेडी जो हमें इंफॉर्मेशन दी उस पर हमने एक्ट किया, वहाँ पे रातों रात उन्होंने 4 दीवारी लगा दी थी, और जब हम तोड़ने गए कोई सामने खड़ा नहीं हुआ, ये मेरा है, ना किसी ने वो प्लिंथ ऑन किया। तो वहाँ से पता चलता है कि एज सोसाइटी भी हमारी मॉरल डिग्रेडेशन कितनी हुई, कि हम किस तरह से कब्जे करते हैं। अल्टीमेटली या तो ऐसा लगता है कि हमारी उम्र लाख साल है तो इधर ही बैठना है, बिल्कुल सही, 60-70 साल की उम्र में इतनी चोरी कचारी, और उसके बाद मर जाना है, और उधर जवाब देते रहो। सही, यार किया किस लिए? तो इंसान हैरान हो जाता है। सेम हैपेंड विद आवर दिस 337 जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसमें हमारा छतरहामा आता है, फकीर गुजरी आता है, दारा आता है, रेकलेस कंस्ट्रक्शन, देन वी इशूड नोटिसेस। तो वहाँ पे भी हमने बंद करवा दिया वो काम, बड़े होटल्स बन रहे थे। तो अब चलो वो कहने लगे कि नहीं जी, हमें शक था कि ये आपका एरिया नहीं है। अगर हमारा एरिया नहीं है तो तब भी तो किसी से परमिशन लेनी है, एसडीएम से ही परमिशन लो। कहते नहीं रूरल डेवलपमेंट का एरिया, तो रूरल डेवलपमेंट का एरिया तब भी तो एसडीएम से परमिशन लो, ले लो। मकान बना रहे हो, अगर आप कहते हो कि चलो हमें शक था कि एलसीएमए का एरिया नहीं है, तो रूरल डेवलपमेंट से परमिशन लो। जिनका आपको लगा था, जिनको लगा उनसे भी आपने परमिशन ली नहीं ली, मीन दिस इज अनफॉर्चुनेट। मतलब हमने ये सोचा है कि हम कर लेंगे तो देखा जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। तो अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी आप जो यहाँ के हमारी आबादी है उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप कानून के तहत चलिए। वी आर देयर टू हेल्प यू। आप अप्लाई करते रहिए। हाँ, अगर आपका जायज़ हो और फिर ना हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यू कैन एजिटेट, मेरा तो हक था लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर नाजायज़ होगा तो नहीं होगा। नया मकान 200 मीटर में नहीं बनेगा, चाहे वो इन डाल हो या आउटसाइड जो फ्रिंज से। और जो 200 मीटर से ऊपर है उसमें बायलाज बने हैं, वहाँ पे लैंड यूज़ देखा जाएगा, वहाँ पर आपका प्रॉपर चेक होगा। इन केस यू आर एलिजिबल यू विल बी परमिटेड। बहुत खूब। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों के साथ शेयर करने के लिए, और हमें भी इतनी आगाही कराने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आपके इस लीडरशिप में इंशाल्लाह डल में जो छोटी मोटी अभी खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और आने वाले वक्त में डल फिर से अपने उसी जोवन पे होगा जिस पर ये आज से कई साल पहले हुआ करता था। इंशाल्लाह। आज के इस पॉडकास्ट को आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद शाहिद सलीम डार साहब, केएस ऑफिसर हमारे, जी हाँ 2004 बैच, जो एलसीएमए के वीसी हैं, जिनसे आज हमने जाना कि डल में किस तरह काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आप सबने पसंद किया होगा। स्वच्छता और हरियाली को लेकर हम बात करते रहते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आप सबसे बस इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना ना छोड़ें। आपका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके छोटे छोटे कदम जो हैं स्वच्छता की ओर, हरियाली की ओर, सस्टेनेबिलिटी की ओर, या फिर कंजर्वेशन की ओर जब बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आता है। आप अपनी कोशिश करते रहें, डेफिनेटली हम जम्मू कश्मीर को स्वच्छ और हरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने
वातावरण को बचाए रखिए और अपने वातावरण को हरा रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।